वापसी में एक सवाल। वह जानना चाहता है कि डोंग हो इतनी दुखदाई जिंदगी क्यों जीता है। आखिरकार वह एक अमीर परिवार से है और उसके पास सब कुछ है, तो वह हमेशा क्यों पिटता रहता है। डॉयल ने पहले ही डोंग हो के परिवार के बारे में जानकारी ले ली है और वे सचमुच कोई मजाक नहीं है। डोंग हो को बस किसी ऐसे निजी स्कूल में स्थानांतरण करना है जहां दबंग न हो। इसके अलावा जब डोंग हो के माता पिता अपने बेटे को अस्त व्यस्त देखते हैं तो वे चिंतित क्यों महसूस करते हैं। खैर, डोंग हो बताते हैं कि वे दोनों अभी विदेश में हैं। अंततः दोयल कुछ टेकआउट खाना पैक करने के बाद निकलते हैं। विदाई के बाद दोयल अपने रास्ते पर हैं। इसी समय वह फिर से उसी पागल मिनाई से मिलता है। फिर हम वापस जोंगचान पर कट करते हैं, जो अपने गुर्गों को चोटिल हालत में देखकर घूर रहा है। भाई पूरी तरह से गुस्से में है और वह तुरंत कांगवुक का नंबर डायल करता है। कांगवुक टॉयलेट सीट पर बैठा होता है जब उसे फोन आता है, जो उसे बुरी तरह चौंका देता है। फिर हमें सियोल के 3 सबसे बदतर बदमाश स्कूलों में से एक की झलक मिलती है। वे सियोल के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र को नियंत्रित करते हैं और स्कूल का नाम इलग्यंग हाई है। कुछ छात्र आर्थिक समस्याओं के कारण दाखिला लेते हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश के पास किशोर अपराध के रिकॉर्ड हैं या वे साधारण स्कूलों में दाखिला नहीं ले सकते क्योंकि वे बिल्कुल सनकी हैं। इसीलिए इसे अब तक का सबसे खराब स्कूल कहा जाता है। ये इतना बुरा है कि छात्रों को स्कूल के अंदर धूम्रपान करते हुए देखा जा सकता है। वास्तव में स्कूल में धूम्रपान के लिए एक निर्धारित क्षेत्र भी है जहां सभी छात्र जमा होते हैं ताकि थोड़ी राहत पा सकें। और जहां तक शिक्षकों की बात है, वे पूरी तरह से छात्रों के नियंत्रण में होते हैं। वे रिश्वत स्वीकार करते हैं और स्कूल में हो रही अवैध गतिविधियों पर आंखें मूंद लेते हैं। यहाँ तक की चर्चाएं हैं कि प्रिंसिपल खुद एक पूर्व गैंगस्टर है। हालांकि इलग्यंग हाई में सबसे बड़ी समस्या एक लड़का है जिसका नाम पीजी चोल है, जो 12 नेशंस के सदस्यों में से एक है। लंबे समय से इलग्यंग हाई कई गुटों में बंटी हुई थी, लेकिन जी चोल ने मात्र अपनी ताकत से उन्हें एकजुट किया। आजकल वह बाइक चोरी, बीमा धोखाधड़ी, उगाही, रेस्तरां के खिलाफ धमकी और यहाँ तक कि हत्या जैसी और भी भयानक अपराधों का संचालन करता है। हमने ये सब तब सीखा जब हम इलग्यंग हाई के बाहर खड़े थे, क्योंकि दोयल उस जगह पर छापा मारने वाला है, जबकि वह सचमुच एक राइफल से लैस है। हमेशा की तरह मजाकिया डोंगू फिर से अपनी एलजीटीबी गधे की मास्क पहने हुए है। चमकीले मास्क से ज्यादा डोंगू डॉयल के हाथ में पकड़ने वाली भारी बंदूक को लेकर चिंतित है। डॉयल उसे आश्वस्त करता है कि यह केवल रबर की गोलियों से भरी है। आखिरकार मानव शरीर एक परिवर्तनीय संसाधन है। जितना अधिक आप उन्हें सुरक्षित रखते हैं उतना ही बेहतर है। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, डोंगू एक बार फिर से डुएल को फिर से सोचने के लिए मनाने की कोशिश करता है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इलग्यंग हाई में हिंसा की रिपोर्ट इतनी बार होती है कि अगर कोई पुलिस को बुलाए तो वे सिर्फ हंस देंगे, लेकिन डुएल को रोकने के बजाय यह तथ्य वाकई उसे राहत देता है। ये उसके पक्ष में काम करता है, लेकिन डुएल की विचलित करने वाली राहत डोंगू को और भी चिंतित कर देती है। जल्द ही वे 2 छात्रों से टकराते हैं। डॉयल तुरंत पूछता है कि क्या उनमें से कोई गिचोल है, लेकिन साधारण उत्तर देने के बजाय वे बदतमीजी से पेश आने लगते हैं। और जैसा कि उम्मीद की जा सकती है, डॉयल के पास गैर जरूरी बकबक के लिए धैर्य नहीं है। बिना झिझक के वह उनमें से एक के चेहरे पर रबर बुलेट से गोली मार देता है। दूसरा छात्र अपने घायल मित्र के पास खड़ा मुक्का मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन डॉयल आसानी से उसे एक सटीक किक के साथ संभाल लेता है। जैसे इतना काफी नहीं था, वो फिर उसके पैर में गोली मारता है और फिर बंदूक का उपयोग हाथापाई के हथियार के रूप में करते हुए उसे उस व्यक्ति के कंधे पर मारता है, जिससे उसका कॉलर बोन टूट जाता है। बेचारा कुछ नहीं कर सकता सिवाय जमीन पर कराहने के, जबकि डॉयल उसके ऊपर जैसे एक भयानक दूत की तरह मंडराता है, यह मांग करते हुए कि वह जैक्योल को जल्द से जल्द यहाँ लाए। इस बीच हम जांग बेम की ओर कट करते हैं, जो अभी भी डॉयल के पहले दिए गए वार्ड से अपनी दर्दनाक गर्दन को सहला रहा है। अभी वह अपनी रोज की ड्यूटी निभा रहा है। छात्रों से फिरौती का पैसा इकट्ठा कर रहा था। अचानक उसका लाल जैकेट वाला दोस्त भारी सांस लेते हुए दौड़ता हुआ आता है और रिपोर्ट करता है कि सुमुन हाई का बदमाश यहाँ है। स्वाभाविक रूप से यह योंगबॉम की जिज्ञासा को तुरंत बढ़ा देता है, क्योंकि वह अभी उसके बारे में सोच रहा था। कहीं और कांगवुक घायल और चोटिल नजर आता है और जोंगचान उसे कड़ी पूछताछ कर रहा है। जोंगचान उसे और चोट पहुंचाने से पहले उसे अपने एक साथी से फोन कॉल आती है कि उनके इलाके में एक जासूस बंदूक लेकर घूम रहा है। हमेशा की तरह जंगचान पूरी ताकत से चिल्लाता है, यह जानने की मांग करता है कि यह कथित जासूस कौन है। दूसरी ओर कांगवुक को पूरी तरह से निराशा महसूस होती है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि यह सब उससे कैसे जुड़ा है या उसे क्यों पिटाई हो रही है। वापस डॉयल के पास वह हर उस व्यक्ति को हरा रहा है जो उसके रास्ते में आने की हिम्मत करता है। अंततः वे 2 छात्राओं के पास पहुंचते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या उनमें से कोई पीजी चोल है। स्वाभाविक रूप से लड़कियां उससे कोई संबंध होने से इनकार करती हैं। आखिरकार पीजी चोल एक लड़का है, लड़की नहीं। हालांकि डॉयल इसके लिए डोंगो को दोषी मानता है कि उसने पहले इसका जिक्र नहीं किया। इसी समय डॉयल को आखिरकार कुछ नजर आता है, या फिर कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति। यह योंगबम है। वह मानता है कि डॉयल में साहस था कि उसने शेर की मांद में सीधे कदम रखा, लेकिन जब डॉयल ट्रिगर पर हाथ रखता है तो ये तथाकथित शेर डर से कांपने लगते हैं। लेकिन वे किस्मत वाले हैं, क्योंकि डॉयल के पास गोलियां खत्म हो चुकी हैं। फिर से मजाक उड़ाए जाने और अपमानित होने पर जोंगबोम गुस्से में डॉयल पर हमला करता है, लेकिन उसकी आक्रामक मार का कोई नतीजा नहीं निकलता। उस पल वह देखता है कि डॉयल अपने कोट के अंदर हाथ डाल रहा है, शायद कोई और हथियार निकालने के लिए, लेकिन यह सिर्फ एक ध्यान भटकाने की प्रक्रिया थी। अगले ही क्षण उसे एहसास होता है कि वह दर्द के मारे दोहरा हो गया है, क्योंकि उसे उसकी पेट में बुरी तरह से घुटना मारा गया था। इस बीच इलग्यंग हाई की संलग्न इमारत में कुछ
दो शिक्षक जमीन पर पड़े हुए दर्जनों घायल छात्रों पर ध्यान देते हैं। नए शिक्षकों में से एक, जो स्पष्ट रूप से भयभीत है, पुलिस को बुलाने का सुझाव देती है, लेकिन उसके बगल में खड़ी वरिष्ठ शिक्षक इस विचार को खारिज कर देती है, क्योंकि यह इलग्यंग हाई में सिर्फ एक सामान्य दिन है। भले ही वे इसे रिपोर्ट करें, पुलिस जवाब नहीं देगी। इतना ही नहीं, प्रधानाचार्य ने कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि छात्र मामलों से दूर रहें, क्योंकि इसमें शामिल होना केवल स्थिति को और खराब कर देता है। फिर भी यह अनुभवी शिक्षक भी मानता है कि आज की स्थिति अभूतपूर्व है। उसने पहले कभी ऐसा नहीं देखा, न ही पीजी। चोल घटना के बाद से पहेली को और बढ़ाते हुए स्कूल के सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे हैं और फोन सिग्नल भी जाम है। कुछ अजीब हो रहा है और उसे अभी तक समझ में नहीं आया है कि क्यों। इसके बाद हम एक शक्तिशाली व्यक्ति को देखते हैं जो आसानी से 200 किलो बेंच प्रेस कर रहा है, जबकि उसके गुर्गों का समूह आश्चर्य से देख रहा है। प्रोटीन शेक पीने के बाद वह अंततः अपने सामने खड़े गुर्गों को नोटिस करता है और उनसे पूछता है कि वे यहाँ क्यों हैं। उनमें से एक तेजी से उच्च अधिकारियों का संदेश देता है। सभी अधिकारियों को तुरंत स्कूल में आने की आवश्यकता है, क्योंकि एक जासूस ने उनके क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। जहां तक इस बलवान व्यक्ति की बात है, वो पार्क जिंजू है। जोंगबोम के अतीत में झांकते हुए युवा विलक्षण व्यक्ति को कभी उनके सभी प्रशिक्षकों द्वारा सराहा गया था। उसने हर किसी को हराया और वह समूह में सबसे बदमाश लड़का था। उसकी बदौलत उसने एक साथ 6 लोगों को हरा दिया। कोई कह सकता है कि वह लड़का भगवान द्वारा प्रदत्त प्रतिभा और एक लड़ाई की क्षमता से संपन्न था, जिसने लगभग सभी को प्रभावित किया। वह प्रतिभा की परिभाषा था। जोंगबोम अपनी माध्यमिक विद्यालय की जिंदगी में एक खतरनाक व्यक्तित्व के रूप में बड़ा हुआ, और हर कोई जिसने कभी भी खुद को उसके बराबर बनाने की कोशिश की, उन्होंने पूरी तरह से पराजय का सामना किया जब उसने उन्हें बुरी तरह से अपमानित किया। जोंगबोम को एक अलग प्रकार की उच्चता की भावना थी और वह अपने से कमजोर लोगों को कीड़े की तरह मानता था। ऐसा लगता था जैसे वह एक ऐसी दुनिया में रह रहा था जहां वह मानता था कि केवल सबसे मजबूत ही कमजोरों पर शासन करेंगे, और उसे उन पर अत्याचार करने में मजा आता था जो कभी उसके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। जोंगब्यूम का जीवन ऐसा ही था जब तक वह एक राक्षस से नहीं मिला। डॉयल ने अपनी वर्तमान स्थिति में बड़ी आसानी से उसके घूंसे से बचकर अपनी जबरदस्त गति से उस फाइटर को बेइज्जत कर दिया। जोंगब्यूम इससे पहले कभी इतना गुस्से में नहीं था, और अपने गुस्से में झुकते हुए वह एक और वार के लिए आगे बढ़ता है, ये सोचते हुए कि अभी उसके मुक्के कैसे नाकाम हो रहे हैं। जवाब में उसका प्रतिद्वंद्वी उसे सबसे अपमानजनक तरीके से हकीकत से रूबरू कराता है। डॉयल झाड़ू से उसके चेहरे पर मारता है, आराम से उनके वार के बीच की दूरी को इंगित करते हुए। अपने पैरों पर वापस लड़खड़ाते हुए घमंडी योंगबियम अपना खून पोंछता है और अपनी आंखों के सामने हो रही हकीकत से इनकार करता है। निराश होकर वह फिर से नीचे से एक और वार करने जाता है, एक तीव्र हुक जो उसका विपक्षी सटीकता से बचता है। बदले में एक शक्तिशाली अपरकट मारता है जो गंजे आदमी को बेहोश कर देता है। डॉयल उसे जमीन पर सुला देता है। योंगबियम की चप्पल उसके पैर से फिसलकर दूर जा गिरती है। अपमान को बढ़ावा देने के लिए दो इल एक तेज किक के साथ दौड़ते हुए आता है। सौभाग्य से योंगबियम उसे चकमा देने में सफल रहता है, लेकिन वह अभी भी समझ नहीं पा रहा है कि उसका दानव समान प्रतिद्वंदी इतनी जल्दी कैसे आ गया। यह आदमी जो किसी ने नहीं सुना था, उसे धड़ाधड़ पीट रहा था। डॉयल ने बिना दया किए एक पूरा सॉकर किक मारा, जिससे जंग बॉम्ब की हड्डियों में गहरी काली डर भर गया। कारण सरल है, अगर वह किक उसके जबड़े पर लग जाती तो वह उसे सीधा मार देती। डॉयल अपने प्रतिद्वंद्वी की तेजी की प्रशंसा करता है, पुष्टि करते हुए कि उसने अभी अभी जोंग बॉम्ब को जीवन भर के लिए अपंग करने की कोशिश की थी। गंजे आदमी को उसकी बातों की याद दिलाते हुए डॉयल जोर देकर कहता है कि कोई भी विनती उसे उस पिटाई से नहीं बचा पाएगी जिसकी वह हकदार है। यह दृश्य देखकर डोंगू के पास शब्द नहीं है। डॉयल सोचता है कि उसे सजा कम करनी चाहिए, लेकिन उसका क्या फायदा होगा, क्योंकि यह साइकोपैथ उसके पैर को तोड़ने के मूड में है ताकि वह दया करके पीछे हट सके। उन शब्दों को सुनकर योंगबॉम्ब को एक बार फिर से अपने अतीत की याद आ जाती है, कैसे वह निर्दयतापूर्वक अपने से कमजोर लोगों को नीचा दिखाता था। एक काव्यात्मक मोड़ में स्थिति पलट गई है और अब वह अपनी ही विचारधारा का शिकार हो गया है। गुस्से में वह डॉयल पर ताकतवर घूंसा मारने की कोशिश करता है, जिसे डॉयल चतुराई से बच जाता है। डॉयल एक और वार से बचता है, जबकि खून के प्यासे जोंगबम लगातार उस पर हमले करते रहते हैं। हमारा लड़का चिंतित नहीं है। ये उसके लिए बहुत आसान है, क्योंकि वह लापरवाही से न सिर्फ एक बल्कि कई बार उसकी राह में फेंक देता है। जोंगबम को डॉयल के क्रोधी वार के अंतिम निर्णायक प्रहार से पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है। उसकी बेइज्जती का दृश्य उसके चापलूसों को शब्दहीन कर देता है। जोंगबम को खिलौने की तरह खेलते देख वे अवाक हैं। जमीन पर अपने ही शब्दों में कमजोर होकर गड़गड़ाता हुआ वह डॉयल की ओर देखता है, जो उसके ऊपर सबसे अहंकारी नजर से देख रहा है। वह जोंगबम से कहता है कि यह हाई स्कूल कुछ खास नहीं है। अपनी ओर से कुछ भी करने में असमर्थ गंजा सिर अपने अनुचरों की ओर मुड़ता है, उन पर चिल्ला रहा है कि वे खड़े क्यों हैं। जोंगबम उन्हें डांटता है और प्रत्येक व्यक्ति को डॉयल को गिराने का आदेश देता है, लेकिन कैसे? क्या वे कर सकते थे? क्योंकि उन्होंने अपनी ही आंखों के सामने सबसे क्रूर पराजय में से एक देखा। कुछ समय बाद उसका वरिष्ठ जोंगचान स्कूल हॉल में चलते हुए परेशान है। स्कूल के डीन हस्तक्षेप करने की कोशिश करते हैं और उन्हें ऐसे अंदर जाने से रोकने की कोशिश करते हैं जैसे वे जगह के मालिक हैं, लेकिन इन लोगों को उसकी जरा भी परवाह नहीं है और वे उसके दिशा से मुड़ जाते हैं, उसे अपनी ध्यान के लायक नहीं मानते। डीन उन्हें अनदेखा करने के लिए बुलाते हैं, यहाँ तक कि घुसपैठियों के खिलाफ अपशब्द चिल्लाने तक चले जाते हैं। जोंगचान पहले से ही गुस्से में था और अब वह मूड में नहीं था। वह बूढ़े आदमी के पास जाता है, अपनी कलाई को जेब से बाहर निकालते हुए जैसे कि कुछ निकालने वाला हो। अचानक यह आदमी अपना हथियार निकालकर डीन को पूरी ताकत से घायल कर देता है, जिससे बाकी छात्र
आतंकित होकर जम जाना। जोंग चान गंभीरता से डीन को याद दिलाता है कि वह केवल इसलिए वह नहीं पा सकता जो वह चाहता है, क्योंकि वह एक शिक्षक है। अब डीन विनम्र हो गया है और अब चुनौती देने के मूड में नहीं है। वह फर्श पर गिर जाता है, उसके शरीर से खून बह रहा है। जोंग चान उस व्यक्ति पर थूकता है और फिर उन मस्खरों की ओर ध्यान वापस करता है जो उसकी कॉल को अस्वीकार कर रहे हैं। वह हथियार अपने आदमियों में से एक को सौंपता है, उसे डीन को चाकू मारने की जिम्मेदारी लेने का आदेश देता है। वह इतना निर्मम है कि अपनी व्यक्तिगत हरकतों के लिए अपने ही किसी आदमी की बलि देने को तैयार है। जोंग चान उस आदमी को आदेश देता है कि वह सभी का फोन इकट्ठा करे और खुद को पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करे। इससे लगभग 3 साल की कैद होगी, लेकिन जोंग चान को परवाह नहीं है क्योंकि उसे सजा का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये तो उसके किसी खर्चीले नौकर का मामला होगा। निर्दयी अपराधी दृश्य से दूर चला जाता है और दृष्टिकोण डॉयल की ओर वापस आता है, जिसने जोंग बोम को पूरी तरह घायल कर दिया है। दर्द में डूबे होने के बावजूद इस गंजे आदमी को हंसते देख डॉयल सोचता है कि उसे यातना बढ़ा देनी चाहिए। इस पर जोंग बॉम हंसते हैं, ये याद दिलाते हुए कि डॉयल ने उनके बॉस को चुनौती देकर कितनी बड़ी गलती की है। जोंग बॉम के बाकी गुर्गे भी पुष्टि करते हैं कि डॉयल के लिए अब केवल एक ही परिणाम बचा है, निकट भविष्य में मृत्यु। जैसे उसने मधुमक्खियों के छत्ते को छेड़ दिया हो और उसके पास भागने का कोई रास्ता न हो। वह वास्तव में ऐसे व्यवहार करता है जैसे यह उसके लिए हफ्ते का कोई सामान्य दिन हो और पाईगी चोल के बारे में पूछता है जो उनके मुख्य नेता हैं। अचानक एक किक डॉयल के चेहरे पर लगती है। जैसे ही चोट लगती है, डोंग हू अपने दोस्त के लिए चिल्लाता है। जिसे मारा वह वास्तव में जिंजू है, जो गैंग में तीसरे स्थान पर है। डोंग हू उस आघात की ताकत को समझता है, समझते हुए कि ऐसी मार ने डॉयल जैसे किसी पर गहरी चोट की होगी। सौभाग्य से यह पता चलता है कि हमारे लड़के की गति बहुत तेज है, क्योंकि उसके प्रतिक्रिया कौशल ने उसे सिर पर लगने से बचा लिया। किसी भी चीज की परवाह किए बिना डोयल सोचता है कि क्या उसके सामने वाला व्यक्ति पीगी चोल है। इंजू, जैसा कि वह मांसपेशी वाला अहंकारी है, मूर्खतापूर्ण ढंग से पुष्टि करता है कि वह वास्तव में जी चोल है। बेशक यहाँ तक कि डोंगो भी जानता है कि यह एक बेवकूफी भरा झूठ है। दृश्य बुसान की ओर पलट जाता है, जहां कुछ लाशें बेवजह यातना के बाद लटकी हुई हैं। उनके बीच में एक रैंक 4 बॉस द्योग चान, जो इन आदमियों को एक गुड़िया की तरह लिटाने के लिए जिम्मेदार है, किम दोइल की पहचान के बारे में जान जाता है, जिसका मतलब है कि स्थिति और गंभीर होने वाली है। ठीक है, चलो जिंजू और लेब्रॉन जेम्स की लड़ाई में वापसी करते हैं। मसल हेड को आश्चर्य होता है जब उसका प्रतिद्वंद्वी उस पर पानी छिड़कता है। वह एक बड़ा मुक्का मारने की कोशिश करता है, सोचता है कि ऐसा हमला बैरी एलन के साथ होगा। डॉयल उसे कपड़े का एक टुकड़ा थप्पड़ मारकर उसकी बेइज्जती कर देता है। वह थप्पड़ भी एक निशान छोड़ता है। एक बार फिर बाकी के अनुचर सीधे तौर पर भ्रमित हैं। वे अब कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि डॉयल बॉसों को विंड वॉशिंग सेट से बुरी तरह पीट रहा है। वह एक जबरदस्त मसल्स वाले दानव हैं जो प्रतिस्पर्धी लिफ्टिंग में रिकॉर्ड शेयर करता है। जिंजू फिर से उस पर वार करने के लिए झपटता है। डॉयल आराम से उस वार से बच जाता है जो दीवार पर निशान छोड़ देता है। फिर वह जिंजू की किक से बच जाता है, जिससे जिंजू चिढ़ जाता है क्योंकि लड़ाई जारी है। जिंजू वास्तव में अपने प्रतिद्वंद्वी की हवा जैसी प्रतिक्रिया से गुस्सा है, क्योंकि वह उससे मच्छरों की तरह बच रहा है। जिंजू सोचता है कि डॉयल की सहन शक्ति बहुत कम होगी, इसलिए सिर्फ एक हमला उसे गिराने के लिए काफी होना चाहिए। लेकिन उसके हैरानी की बात है, डॉयल कपड़े को उलटता है और उसे जिंजू की कलाई के चारों ओर लपेट देता है। उसके चेहरे पर एक खूबसूरत तेज घुटना मारने से पहले जिंजू लड़खड़ाता है, ये महसूस करते हुए कि उसका विरोधी गंदा लड़ाई कर रहा है, अपने सभी हथियारों का इस्तेमाल कर बढ़त लेने की कोशिश कर रहा है। वह डॉयल को दबाने की कोशिश करता है, लेकिन वह भी असफल होता है। वे थोड़ी देर के लिए खामोशी में जाते हैं। फिर डॉयल फिर से इस जोकर को अपनी स्प्रे गन से शर्मिंदा करता है। एकदम सही ध्यान भटकाने का काम करते हुए हमारा लड़का इस आदमी की आत्मा को एक जबड़ा तोड़ने वाले पंच के साथ ले लेता है। जिंजू को उसके पैरों से दूर कर देता है। हर वार के साथ यह मांसपेशियों वाला आदमी अपना आपा खोता जा रहा है। वह अब और अधिक चालों का शिकार नहीं बनना चाहता, लेकिन बाकी सब की तरह वह भी अति आत्मविश्वास में आकर ज्यादा आगे बढ़ जाता है। डॉयल अपनी जैकेट का उपयोग एक बहाने के रूप में करता है, अपने प्रतिद्वंद्वी की दृष्टि को अंधा कर देता है और फिर उसके चेहरे पर बेहतरीन विस्तारित साइड किक फेंकता है। और मैं कह सकता हूँ, अगर किसी ने मुझे इस तरह अपमानित किया तो मैं एलन मस्क के साथ मंगल ग्रह पर जाने के मिशन में मदद करता और हमेशा के लिए हमारे ग्रह से दूर चला जाता। हमला जिंजू को अच्छे के लिए गिरा देता है। अपने भारी भरकम छोटे दयनीय हाल में वह उस छोटे नमूने पर गालियां बरसाता है जो उसे हर हमले से मजाक बना रहा है। लेकिन डॉयल यह आदमी बस परवाह नहीं करता। वह आता है और जिंजू के शरीर पर वहीं वार करता है जहां यह सबसे ज्यादा चोट पहुंचाता है। क्रूर पिटाई जारी रहती है, क्योंकि जिंजू के शरीर पर वार की आवाजें पूरे हॉल में गूंजती हैं। ये लड़ाई खत्म हो चुकी है। डॉयल ने आराम से एक मांसल दानव को हरा दिया और हमारे सामने जैसे वह गैंग को साफ करने वाला हो। बेशक बेचारे आदमी को यह नहीं पता कि उसने गिरोह के असली नेता को नहीं, बल्कि एक धोखेबाज को हराया है। उसके पास और काम है। दिलचस्प बात यह है कि निचले स्तर के दुष्टों को पता नहीं है कि जैकल दिखता कैसा है, इसलिए वे भी सोचते हैं कि उसने अवश्य उनके नेता को गिरा दिया होगा। लेकिन लाल जैकेट वाला यहाँ अंतर जानता है और वह ये देखकर हैरान है कि डॉयल ऐसे एक ताकतवर योद्धा को हराने की इतनी भयानक क्षमता प्रदर्शित कर सका। डॉयल डोंगहू की ओर मुड़ता है, इस बार अपना विशेष शुल्क मांगते हुए। मेरा लिटिल पोनी उसे याद दिलाता है कि उसने अभी तक बॉस को नहीं हराया। डॉयल दूसरी तरह से तर्क करता है और सोचता है कि डोंगहू मजाक कर रहा है। जैसे ही वे चलने लगते हैं, रेड जैकेट जो उसने देखा उससे डर के मारे काफी सहमा हुआ है। चलो कुछ घंटे आगे चलते हैं और योंग चैन की प्रतिक्रियाएं देखते हैं। मुझे यकीन है कि आप सभी इसे देखने के लिए बेताब हैं। इस साइकोपैथिक सुनहरे बालों वाले को 2 शीर्ष लड़ाकों को इस तरह देखकर मानसिक टूटन होती है। अगले दिन स्कूल में छात्र उनके बारे में सीखने आते हैं।
डीन की हाल ही की चाकू मारने की घटना। जोंग चान इसके जिम्मेदार थे और उन्होंने एक दृश्य उत्पन्न किया। इस बातचीत को ध्यान से सुनते हुए डुएल अपने खाने का आनंद लेते हैं और महसूस करते हैं कि जोंग चान इतनी तीव्रता से नहीं होते अगर उन्होंने असली जिचुल को गिराया होता। इससे उन्हें यकीन होता है कि उन्होंने नकली को गिराया होगा। दूसरी ओर डोंगहू आश्चर्यचकित हैं कि डुएल कैफेटेरिया के बजाय कक्षा में आराम से दोपहर का खाना खा रहे हैं। उनकी छोटी सी नोक झोंक एक अलग विषय पर बदल जाती है। डोंगहू खुद को उनके स्कूल के डीन को हुई हानि के लिए दोषी मान रहे हैं। आखिरकार वह वही है जिसने डोएल की ताकत का उपयोग करके इलग्यंग गैंग के साथ झगड़ा किया। वैसे भी छात्र डीन से मिलने और उनकी हालत की जांच करने की आवश्यकता महसूस करते हैं। डोंगहू को अपने कार्यों का पछतावा है, लेकिन वह चाहता है कि डोएल भी आए। इस व्यक्ति को स्कूल के प्रिंसिपल की कोई परवाह नहीं है, लेकिन डोंगहू एक कायर है और अकेला नहीं जाना चाहता। अपने सुडौल शरीर को सौदेबाजी के रूप में इस्तेमाल करते हुए मीना डोएल को मनाने के लिए तैयार होती है। डोंगहू पूछता है कि वह ऐसे आउटफिट के साथ एनीमे क्लब में हारने वालों के साथ क्यों घूम रही है। पता चला कि वह सिर्फ डोएल के लिए यहाँ है। ये लड़की हमारे लड़के के लिए बहुत ज्यादा दीवानी है और खुद को रोक नहीं पा रही है, इसीलिए उसने एनीमे क्लब के लिए आवेदन किया। मजेदार बात यह है कि डोएल सीधे उसके सिर पर बंदूक तान देता है। यह आदमी जानता है कि वह किस हद तक जा सकती है, लेकिन वह इसे उसके लिए किसी तरह के विकार के रूप में लेती है। बंदूक वास्तव में असली है और डोएल अपने सहपाठियों को उसे तब तक जांचने देना खुशी से तैयार है जब तक वे इसके लिए उसे अच्छी कीमत दे रहे हैं। यहाँ तक कि डोंगू भी इस मनहुआ की बेतुकापन से थक चुका है और हमारी हैरानी को साझा करने के लिए चौथी दीवार तोड़ देता है। अस्पताल के दृश्य को आगे बढ़ाते हुए डीन को कुछ समय आराम करने को कहा जाता है। सौभाग्य से उनकी चोट इतनी गहरी नहीं थी। एक जिम्मेदार प्रधानाचार्य के रूप में वह खुद को आराम करने की अनुमति नहीं दे सकता जब उसके स्कूल में ध्यान देने के लिए बहुत कुछ है। वह उन्हें बताना चाहता है कि वह एक सप्ताह में स्कूल वापस लौट आएगा। यहाँ यह सुनकर उसकी पत्नी उसे याद दिलाती है कि उसे अपनी चोटों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे स्पष्ट रूप से मदद की जरूरत है। वैसे डोंगहू मीना के साथ प्रिंसिपल को देखने आया। दुर्भाग्यवश बदमाश को केवल डोएल की परवाह है, जो उनके साथ जुड़ने भी नहीं आया और तीसरी मंजिल से ऐसे कूद गया जैसे वह टॉम क्रूज हो। मीना अपनी नाराजगी में कहती है कि अस्पताल का कोई मतलब नहीं है अगर ट्रांसफर छात्र यहाँ नहीं है। हाँ, मुझे यकीन है कि यह लड़की एक व्यक्ति में 69 लाल संकेत है। यहाँ तक कि डोंगहू को भी लगता है कि वह बेतुकी हो रही है। वह उसे कहता है कि अगर वह यहाँ मस्ती करने आई है तो घर चली जाए, लेकिन मिन आह उसे परेशान कहते हुए हिम्मत दिखाती है। डोंगहू दरवाजे का हैंडल पकड़ता है जब वह डीन को अपनी पत्नी से बात करते सुना। वे अपनी 2 दशक लंबी मजबूत शादी की बात करते हैं, जिसका मतलब है कि उसे पता है अगर वह दर्द में है। हमारे लड़के की बात करें तो उसने अंत में साथ चलने का फैसला किया, जबकि डीन के साथ साझा की गई एक मुलाकात की ओर विचार किया। ये वही समय था जब उसे मुसीबत हुई और उसे सजा मिली। लेकिन जब डीन को पता चला कि डोएल केवल अपनी माँ और बहन के साथ रहता है, उसे समझ आया कि लड़का अपने घर का इकलौता आदमी था। उसने बच्चे को अपना फोन नंबर देकर छोड़ दिया, ये वादा करते हुए कि जरूरत के वक्त वह उसकी मदद करेगा। डोएल को यही इशारा अच्छा लगा, क्योंकि डीन चाहता था कि वह सामान्य रहे और अपने युवा सालों में जोश और ऊर्जा से भरी जिंदगी जी। मैं नहीं जानता कि आप लोग क्या सोचते हैं, लेकिन मुझे कहानी में प्रिंसिपल के किरदार को संभालने का तरीका बहुत पसंद आ रहा है। ये दिल को छू लेने वाला है। और अब हम यहाँ हैं। डोएल अस्पताल में है, हालांकि वह थोड़ा परेशान है और जल्द निकलना चाहता है। जब वह डीन के कमरे के पास पहुंचता है, वह देखता है कि डोंगू और मीना दोनों धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे हैं। अंदर डीन दर्द में बच्चे की तरह रो रहा है। चूंकि वह वयस्क है, इसलिए वह अभी इतने कमजोर और असहाय होने के कारण स्वाभाविक रूप से शर्मिंदा महसूस करता है। उसकी पत्नी उसे दिलासा देती है, जबकि डीन कहता है कि वह अपने छात्रों के सामने शर्मिंदा होने या अपनी कमजोर पक्ष दिखाने का जोखिम नहीं उठा सकता। जोंग चान को केवल उन अपमानजनक शब्दों को उस पर फेंकते हुए देखना, जबकि वह गुंडे को रोकने के लिए असहाय था, डरावना था। डोंगू, मीना और दो योएल इस बातचीत को पूरी तन्मयता से सुन रहे हैं। यह व्यक्ति छात्रों के लिए इतना कुछ कर रहा था और इसके बदले में उसे एक चोट मिली। डीन खुद को असफल मानता है, जोर जोर से रोता है और अपना चेहरा छुपाता है। दिल को छू लेने वाले क्षण वहीं समाप्त होते हैं और दृश्य एक भयावह अनुक्रम में परिवर्तित हो जाता है। शिक्योल असली नाराज है कि एक छोटा उपद्रवी इतनी परेशानी पैदा कर सका। उसके सामने योंगचान उसके सामने एक पिल्ले की तरह कांपता है, पूरी तरह से मानते हुए कि उसकी विफलताओं के लिए उसे मौत मिलनी चाहिए। वह बस अपनी गलतियों को सुधारने का एक और मौका चाहता है, लेकिन जीचिल अब खत्म कर चुका है। उसे नहीं लगता कि जोंगचान अपनी बात को लेकर गंभीर है, क्योंकि अगर वह होता तो उसने पहले ही 2 योल की लाश यहाँ खींच कर ला दी होती। और अब ये क्रूर सजा का समय है। जोंगचान गरजता है कि वह किसी भी सजा को लेने के लिए तैयार है, जो भी उसके बॉस उससे मांगते हैं। वे शब्द गिचोल के कानों में संगीत जैसे हैं, जो उसे एक असंभव काम सौंपते हैं, हफ्ते में 10 मिलियन जुटाने का। जोंगचान इतना डरा हुआ है कि वह उस हास्यास्पद काम को समझ भी नहीं पाता। वह इसे सीधी आज्ञा की तरह स्वीकार कर लेता है। जहां तक किम दोयुल की बात है, जो उनके मार्ग में कांटा बन रहा है, गिचोल चाहता है कि जोंगचान अपनी गलती सुधार कर उसे लेकर आए। अंतिम दृश्य में हम इल्ग्युंग हाई के बॉस गिचोल का चेहरा देखते हैं। गेमिंग आर्केड में डॉयल शॉट्स ऐसे मार रहा है जैसे वो प्रोफेशनल हो। मीना उसे कुछ भी करते हुए देखकर व्याकुल हो रही है, जबकि डोंगहू उसे अपनी कहानी बता रहा है कि कैसे उसे हर किसी से जो उसे धमकाता था बेवकूफ का खिताब मिला। हालांकि ऐसा भी समय आया जब डोंगहू ने चीजों को जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करना शुरू कर दिया और माना कि वह बस एक जोकर था। डॉयल शानदार प्रदर्शन कर रहा है, जबकि मीना उस पर मोहित है। डोंगो की छोटी सी शिकायत दोनों द्वारा अनदेखी की जाती है। मीना इसे एक डेट की तरह मानती है, लेकिन डॉयल उसे भी टाल देता है। यह आदमी उसे अपने पास फटकने नहीं दे रहा। डीन के शब्दों को याद करते हुए
डोंगहू उन्हें याद दिलाता है कि ऐसे संवेदनशील क्षण में आराम करना कितना हास्यास्पद है। उसे वह समय याद आता है जब उसने डॉयल को अपने काम के लिए भर्ती किया था। हालांकि अब इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वह भी बाकी लोगों की तरह एक खुदगर्ज है। डोंगहू समूह से बाहर निकल जाता है, ये समझते हुए कि डॉयल से मदद मांगना बेकार है, क्योंकि वह छोटी से छोटी चीज के लिए भी शुल्क लेगा। लेकिन जैसे ही वह जाने को होता है, हमारा लड़ेचका उसे रोक देता है, उसे थोड़ी सी उम्मीद देने के लिए कि शायद इस आदमी को वास्तव में परवाह है। बिल्कुल मजाकिया तरीके से डॉयल केवल इस बात की ओर इशारा करता है कि वह उसका लंच बॉक्स छीन रहा है। डोंगहू गुस्से में आकर याद दिलाता है कि उसने ही इसके लिए पैसे दिए थे। दृश्य वहीं समाप्त होता है और हम वापस गैंग के सदस्यों की ओर लौटते हैं, जो डॉयल के अपार्टमेंट की तलाश में सक्रिय हैं। दुर्भाग्यवश वे चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, उसे ढूंढ नहीं पाते। दुर्भाग्यवश उसके सही पते के बारे में कोई नहीं जानता, जिससे गैंगयॉक के लिए उसे खोजना मुश्किल हो जाता है। बेचारा अपनी किस्मत पर तरस खा रहा है कि उसे हमेशा सबसे खराब काम दिए जाते हैं, ठीक जब उसका उनसे कोई लेना देना नहीं होता। मोटा बदमाश अपनी ताकतवर मुट्ठी उसके पेट में घुमाते हुए उसे जमीन पर पटक देता है। बारिश जारी रहती है और पिटाई भी। यह मोटा आदमी चाहता है कि गैंग ह्यूग डॉयल के दोस्तों से संपर्क करे ताकि उसके स्थान का पता लग सके। वह गैंग ह्यूग को बेकार कुत्ते के रूप में मारता रहता है। इसी समय गैंग ह्यूग इस पर विचार करते हुए सोचने लगता है कि उसने ऐसा क्या गलत किया जो उसे ऐसी मार पड़ रही है। दृश्य को अनफोल्ड होते देख उनके आसपास के लोग स्तब्ध खड़े हैं। जोंग चान उनके पास से सीधा गुजरता है। उसके अनुचर भीड़ को वहां से हटने और अपनी राह चलने को कहते हैं। गांग ह्यूग को एक कड़ा अल्टीमेटम दिया गया है। अगर वह 60 मिनट में डॉयल को सही जगह पर नहीं लाता तो वह सुरक्षित घर नहीं लौटेगा। और हाँ, वन पीस असली है। प्रशंसकों खुश हो जाइए। गंग ह्यूग उस अन्यायपूर्ण हकीकत पर सवाल उठाता है जो उसके सामने रखी गई है। उसके विचारों में खोए हुए, उसकी आंखों में आंसू भर आए हैं। देख रहे लोग हस्तक्षेप करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कोई भी पुलिस को उसकी जिंदगी बचाने के लिए नहीं बुला रहा है। उन लोगों में से एक डोंगगू है जो गंग ह्यूग से आंख मिलाने से डरता है। जैसे ही उसकी आंखें डोंगगू से मिलती हैं, वह हकलाकर उसका नाम पुकारता है और उस गरीब आदमी को डॉयल के अधीनस्थ गुलाम के रूप में घोषित करता है। आप बस देख सकते हैं कि डोंगगू का चेहरा यह जानकर बर्बाद हो रहा है कि अब क्या होने वाला है। और सबसे बुरा तो होता ही है, क्योंकि गिरोह के सदस्य थोड़ी देर बाद डोंगगू को बुरी तरह मारते हैं। फिर भी अपने मित्र के प्रति वफादार रहते हुए उसने डॉयल की जगह का खुलासा करने से इनकार कर दिया। जोंग चान कमजोरों के सामने इतनी विरोध देखकर घृणित महसूस करता है। व्यापक आंखों से और गंभीर रहते हुए योंग चान डोंगहू को यही याद दिलाता है कि वे कहां से आते हैं। अपने हाथ में एक चाकू पकड़े हुए वह उस बच्चे को डराने की कोशिश करता है, उसे याद दिलाते हुए कि उन्होंने उनके डीन के साथ क्या किया था। अचानक उनके प्रिय डीन की रोती हुई याद उनके दिमाग में आ जाती है। जोंग चान उसे बताता है कि वे केवल डॉयल के साथ काम करना चाहते हैं, बस उसे बुला लें, सब ठीक है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि मासूम पीड़ित इस स्थिति में अपनी जान बचाने के लिए कुछ कर सकता है। असहाय स्थिति में डाल दिए जाने पर डोंगहू की यादें उस समय की ओर लौट जाती हैं जब उनके पिता ने उन्हें उनकी मां की तरह कमजोर होने के लिए अपमानित किया था। वही शब्द अब जियोंग चान द्वारा दोहराए जा रहे हैं, जो उसे आश्वासन देता है कि जब तक वह दोयुल को बुलाता है उसे बख्श दिया जाएगा। आखिरकार बोलना शुरू करते हुए डोंगहू घोषणा करता है कि वह बेवकूफ नहीं है। उसके शब्दों ने गैंग के उपनेता को चकित कर दिया। डोंगहू खुद को दोहराता है, यह प्रकट करते हुए कि वास्तव में जंगचान का समूह ही इस स्थिति में असली विदूषक है। उसे इतना उत्तेजक कहते हुए सुनकर कांगहुक का दिमाग खराब हो जाता है। इसके अलावा योंगचान सबसे खतरनाक हंसी हंसते हैं, जैसे यह उनके पूरे दिन का सबसे मजेदार चुटकुला हो। अपनी बात स्पष्ट करने के लिए वह डोंगहू की नाक पर एक गहरा कट लगाते हैं, जिसका उसे इतना दर्द होता है कि वह चिल्ला उठता है। थोड़ी ही देर में जोंगचान उसका चेहरा पकड़ते हैं, उसे इस संघर्ष में उसकी स्थिति की ठंडी याद दिलाते हुए। वह उसे एक ऐसे कचरे के टुकड़े के रूप में सोचता है जिसे जमीन पर दबा दिया जाना चाहिए। जवाब में अपना हाथ उठाते हुए डोंगहू एक बार साहस दिखाने की हिम्मत जुटाता है ताकि उसकी कमजोरी उस पर हावी न हो सके। वह योंगचान के हाथ को पकड़ लेता है, अपने स्कूल में सहन किए गए सभी हिंसक प्रहारों के गुस्से और हताशा से प्रेरित होकर। जोंगचान सोचने लगा है कि शायद यह आदमी बाहरी हो गया है या फिर शायद कोरियाई नहीं समझता। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह उनके बीच का अंतर याद रखे, जोंगचान डोंगहू को एक जोरदार घूंसे से मारता है, उसे गिरा देता है। अधिक समय बीतता है। हालांकि इस बिंदु पर गांगह्यूक सोच रहा है कि डोंगहू की अचानक बहादुरी कहां से आ रही है। आखिरकार उसकी लगातार प्रतिरोध केवल अधिक पीड़ा लाएगी। फिर भी वह अपने दोस्त के बारे में जानकारी साझा करने में अडिग है। जोंगचान डोंगहू को दी गई पिटाई से थक जाता है। अब जब वह बेहोश है तो वे उसके साथ कुछ नहीं कर सकते। उसे परवाह नहीं है अगर उसे जागने पर उसका मुंह खोलना पड़े। उसे सिर्फ डॉयल के बारे में जानकारी चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि ऐसा लगता है कि डोंगहू अभी भी जीवित और सचेत है। इस व्यक्ति के पास शायद मरने की चाह है या कुछ और, क्योंकि उसने निश्चित रूप से बहादुर बनने के लिए गलत दिन चुना है। निर्दयी गैंग बॉस को संबोधित करते हुए वह जोंगचान को हरामी कहता है, जो उसके स्कूल में लाई गई सारी तकलीफों की याद दिलाता है। वह उन्हें गलत मानता है और सवाल करता है कि कमजोर लोगों को ही क्यों बेवकूफ कहा जाता है। असली अपराधियों ने गड़बड़ की, उन्हें इसके लिए सजा मिलनी चाहिए, न कि। गैंगह्यूक उसका चेहरा मरोड़ रहा है, यह जानते हुए कि अगर यह बच्चा और ज्यादा नहीं चपड़ चपड़ बंद करेगा तो उसकी खैर नहीं। वह कर सकता है,
जारी रखते हुए वह कहता है कि उनका जीवन परिपूर्ण होता अगर यह गिरोह कभी अस्तित्व में नहीं आता और उन्हें परेशानी नहीं पहुंचाता। जोंगचान की तरफ इशारा करते हुए वह उसे हर गड़बड़ी की जड़ मानता है, चिल्लाते हुए कहता है कि इस गड़बड़ गिरोह में हर कोई बेवकूफ है। उसकी जोरदार स्वीकारोक्ति को जोंगचान द्वारा स्वीकार किया जाता है, जो ब्लेड निकालकर पीछे मुड़ता है और डोंगू की परिस्थिति में इतनी बातें कहने की दृष्टता की ओर इशारा करता है। पूरी गति में फटते हुए वह अपना हथियार निकालता है और डोंगू का चेहरा नीचे कर देता है, ये सोचते हुए कि क्या उसकी आंखें निकालना उसे सबक सिखाने के लिए पर्याप्त होगा। जोंगचान निर्मम तरीके से उसकी आंख पर वार करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसका हमला अचानक रुक जाता है जब जोंगचान एक चौंकाने वाला चेहरा अचानक कहीं से प्रकट होता देखता है। याद है वह बंदूक जिसे डॉयल गर्व से दिखा रहा था? पता चला कि वह सिर्फ एक नकली बंदूक थी जिसे डोंगहू ने उसे एक चेतावनी संदेश के साथ लाकर दी थी। बात यह है कि इस आदमी ने बिना हिचकिचाए जोंगचान को गोली मारने की कोशिश की थी। मुख्य आदमी यहाँ है और फैटी उसे तुरंत पहचान लेता है, जबकि जोंगचान शिकार को निगल जाने के लिए तैयार शिकारी की तरह खूनी गुस्से की स्थिति में है। डोयल डोंगू से बात करता है और समझता है कि उसने उनके फोन क्यों बदले। दुर्भाग्य से उसके फोन की स्क्रीन पूरी तरह से टूट गई और डोयल जोंगचान को वह अजीबोगरीब इंसान के रूप में पहचानता है। वह अपनी स्वादिष्ट लंच बॉक्स को जमीन पर नष्ट हुआ भी देखता है। डॉयल इस स्थिति को एक गंभीर मानते हैं, नहीं क्योंकि उसके दोस्त की आंख खराब होने वाली थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने अपना कीमती लंच बॉक्स खो दिया था। परेशान करने वाले कीड़े से आखिरकार मिलने के लिए उत्साहित, जिसने उन्हें इतनी परेशानी दी, जोंगचान चिल्लाता है और डॉयल को पूरी गति से आक्रमण करते हुए नहीं देख पाता। वह इतनी तेज है कि उसके मुख के ऐसा लगता है जैसे उन्होंने जोंगचान के शरीर के हिस्सों को वाष्पित कर दिया है। डॉयल स्थिति को शांतिपूर्वक लेता है, केवल अपने लंच बॉक्स का बदला लेने की परवाह करता है। कहानी सिल्लिमडोंग गोल्डन कराओ के बार घटना पर एक तरफ चली जाती है। अपराधी सिल्लिमडोंग क्षेत्र पर राज करने वाले गुंडों का एक समूह थे, जिनका नाम था हॉट ब्लडेड मैन। अब ये लोग एक नए स्थापित गिरोह थे जिन्होंने पुलिस अधिकारियों को लुभाने के लिए लड़कियों का उपयोग करके अपनी शक्ति बढ़ाई। इसकी वजह से उन्हें कभी समस्या नहीं हुई, क्योंकि पुलिस हमेशा उनके खिलाफ हस्तक्षेप करने में हिचकिचाती थी। थोड़ी देर बाद इस समूह को किसी निर्दयी व्यक्ति के हाथों जड़ से समाप्त कर दिया गया। उनके नेता ली हो चोल एक जन्मदिन की पार्टी का आनंद ले रहे थे जब यह हुआ। इस मौके पर उनके समूह के मुख्य 21 सदस्य शामिल थे, लेकिन फिर एक घुसपैठिया अंदर आया। हर एक सदस्य एक ही व्यक्ति के हाथों नष्ट हो गया, जीवन को खतरे में डालने वाली चोटों को सहकर, और जिम्मेदार था सिर्फ एक मनोविकार ग्रस्त 13 साल का लड़का। एक लड़का जिसकी आंखों में अत्यधिक घमंड और घृणा थी। वह लड़का जोंगचान ही था। उस समय यह विश्वास करना असंभव था कि केवल 13 वर्ष का लड़का इतने सारे गैंग सदस्यों को हरा सकता था, जिन पर पुलिस भी हाथ नहीं डाल सकती थी। 21 लोग एक व्यक्ति के हाथों चूर चूर हो गए। कुछ ही समय बाद उसकी क्रूर शक्ति की खबरें पूरे सियोल में फैल गईं, और जो भी उसे जानता था उसने उसकी निर्दयता के लिए एक उपनाम प्रसिद्ध कर दिया, द डे तेमन इम जोंगचान। और वही जोंगचान इस समय इतना डरा हुआ है कि वह इस पल में शक्तिहीन दिखता है। वह एक तरफा पिटाई का सामना कर रहा है, अपने प्रतिद्वंद्वी का मुकाबला करने में असमर्थ, जैसे कि वह बेजान हो। उसे लगता है कि डॉयल ने उसे कोई दवा दे दी होगी या कुछ और किया होगा। आखिरकार वह खुद को डॉयल जैसे किसी मामूली व्यक्ति के हाथों पराजित होते नहीं देख सकता। एक तीखे वार का निशाना बनाते हुए जोंगचान का हमला चूक जाता है, जबकि डॉयल आसानी से चकमा देते हुए चौंकाने के प्रयास में चाकू वापस झटकता है। जोंगचान एक जोरदार वार करता है, लेकिन यहाँ तक कि इसे भी आसानी से टाल दिया जाता है, जिससे जोंगचान को और भी परेशानी होती है। वह अनगिनत कोशिशें करता है, लेकिन डॉयल उसे ऐसे देख रहा है जैसे उसके चेहरे पर कोई भाव न हो। तुम्हारा काम खत्म हो गया बच्चा। डॉयल इस बदमाश के जबड़े पर एक जबरदस्त अपरकट मारता है, एक हमला जिसे जोंगचान देख सकता था, फिर भी वह नहीं बच पाया। अपनी जगह पर खड़ा रहने के बावजूद जोंगचान हार मानने से इनकार करता है। वह अपना खून पोंछता है। उसका चेहरा बीमार और भूतियां दिख रहा है। उसे केवल इस बात की परवाह है कि डॉयल ने उसके साथ क्या किया। एक रोना धोना करने वाला हारा हुआ आदमी जो सोचता है कि एक सामान्य लड़ाई में उसे कोई हरा नहीं सकता। डॉयल के पिछले हमलों ने उसकी पसलियों पर असर डाला, जिससे जोंगचान दर्द में चीखता है और अपने किनारों को पकड़ लेता है। डॉयल उसे एक रोना धोना करने वाली कमीनी के रूप में देखता है जो बस चुप नहीं हो सकती। दूसरों के साथ जैसा व्यवहार उसने किया था वैसा ही व्यवहार उसे लौटाते हुए डॉयल बिना किसी भावना के कहता है कि यह उसकी गलती नहीं है कि जोंगचान इतनी दयनीय रूप से कमजोर है। यह एक सादा तथ्य है जिसे उसका प्रतिद्वंदी स्वीकार नहीं कर सकता, और इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि जोंगचान ने अपने जीवन में इतनी पिटाई कभी नहीं खाई है कि वह विनम्र हो सके। इसलिए डॉयल उसे सबक सिखाने के लिए यहाँ है, जैसे एक सख्त शिक्षक अपने छात्र को अनुशासित करने के लिए तैयार हो। जोंगचान का चेहरा भयभीत हो जाता है, हालांकि वह मूर्खतापूर्ण ढंग से हमला करने के लिए दौड़ता है। डॉयल अपनी विशेष स्पीड से उसकी पंच से बच जाता है, जिससे जोंगचान को किक का प्रयास करना पड़ता है। डॉयल अपने दाएं झुककर इस हमले से बच जाता है। इसके जवाब में वह एक अकेले लेफ्ट हुक से वार करता है, जिसे उसका प्रतिद्वंद्वी मीलों दूर से आते हुए स्पष्ट रूप से देख सकता है। और फिर भी किसी कारणवश वह इसे टाल नहीं पाता, क्योंकि डॉयल उसे पंचिंग बैग की तरह पटकनी देकर पीछे धकेल देता है। शदीद प्रतिक्रिया सह रहा है, गोरा अपने अस्तित्व पर सवाल कर रहा है। वह स्थिति की तुलना बंदूक से निशाना बनाए जाने से करता है। भले ही जोंगचान जानता है कि गोली चलने वाली है, वह इसकी अविश्वसनीय गति का जवाब नहीं दे सकता। डॉयल अपनी दिव्य गति से उस पर लगातार हमले करता है,
जोंग चान को तब तक नुकसान पहुंचाता है जब तक वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता। एक क्षण के लिए रुकते हुए डॉयल प्रभावशाली ढंग से टिप्पणी करता है कि वह स्पष्ट रूप से किसी ऐसे व्यक्ति का सामना कर रहा है जो औसत व्यक्ति से अधिक मजबूत है, क्योंकि जोंग चान अब तक उसके मुक्कों को सहने का अच्छा काम कर रहा है। हो सकता है कि लेकिन जोंग चान की स्थिति से ही आपको उसकी हालत का पता चल सकता है। वह एक घायल कुत्ते की तरह है जिसे उसकी पीड़ा से बचाने के लिए शांत करना पड़ेगा। बेशक यह दोई के लिए अच्छा है।